चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो कल एक बार रिवाइज कर लें जो हमने कल पढ़ा था एक बार। चलो कल हम ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कल मैंने क्या बोला था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की निकालने के लिए हमें तीन चीजें ध्यान रखनी है। क्या? एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग प्लस लैंड अटैच प्लस असेसी इज द ओनर। ठीक है, यानी तीन चीज चाहिए। यानी एक बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग क्या चाहिए? एनुअल वैल्यू। एनुअल मीन्स क्या होता है? रेंट। बताया था मैंने कल। किसका एनुअल वैल्यू? रेंट का एनुअल वैल्यू। रेंट का एनुअल वैल्यू प्लस बिल्डिंग का रेंट प्लस उस बिल्डिंग का असेसी क्या होना चाहिए? ऑनर होना चाहिए। और क्या नहीं लेना है? अगर असेसी क्या कर रहा है? उस बिल्डिंग से बिजनेस कर रहा है, तो वो उस बिजनेस का रेंट हाउस ओटी में नहीं आएगा। तो कल हमने आपको सिखाया था ना ये, ठीक है। अब आगे हमने आपको बताया था वैकेंट प्लॉट। वैकेंट प्लॉट क्या होता है? एक नेचुरल लैंड होती है, ठीक है। मान लो मैंने किसी को शादी पे एक लैंड दी। अरे एक होल्ड करना, सॉरी सॉरी, क्या हो गया? हाँ ठीक है। मैंने शादी में किसी को लैंड दी, मैं लैंड बोल रहा हूँ, नॉट बिल्डिंग। अगर लैंड पे कोई रेंट मिल रहा है या कोई इनकम मिल रही है, तो उसकी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। कहाँ आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, वैकेंट प्लॉट टैक्स नहीं होता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, कहाँ होता है? अदर सोर्स में। ठीक है। सेकंड मैंने आपको सिखाया था सब लेटिंग। क्या सिखाया था मैंने? सब लेटिंग मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया और मिस्टर बी ने मिस्टर सी को दिया, तो बी की जो इनकम है ना, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बी उस बिल्डिंग का ऑनर नहीं है। तो कल समझाया था हमने आपको, ठीक है। डाउट क्लियर इस पे? आगे बढ़े। किसको समझ में नहीं आया सब लेटिंग? समझ में आया? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक घर दिया रेंट पे। कितने में दिया? 10,000 रुपीज में दिया। और मिस्टर बी ने, सुनील अपना माइक ऑफ करो यार। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं सब लेटिंग। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या दिया? रेंट पे बिल्डिंग दिया। मिस्टर ए क्या है? उस बिल्डिंग का मालिक है, उसने बी को रेंट पे घर दिया। बी ने किसी तीसरे को दिया, मिस्टर सी को दिया। बी को जो इनकम हो रही है सी से, उसकी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बी उस घर का ऑनर नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ, जो मैंने कल पढ़ाया उसका आज हम थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, ये बताओ सबको स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है अच्छे से, कि मैं कैमरा पास लेके आऊं थोड़ा? सबको दिख रहा है स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? सबको दिख रहा है? सोनी नहीं दिख रहा है? माय गॉड, मैं क्लियर नहीं है। ओके ठीक है, ओके ओके ओके, होल्ड कर दो मिनट के लिए, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं, फिर रिज्यूम करता हूँ। सुनील आप बार बार आ रहे हो जा रहे हो, ठीक है, एक ही जगह रहो। चलो देखो, मैं पढ़ता हूँ जो मैंने कल आपको सिखाए थे ना, वैकेंट प्लॉट, सब लेटिंग, ठीक है, और कंपोजिट रेंट। आज वो थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मैं फोटो आपको भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे डाल दूंगा मैं। ठीक है, बस पढ़ लेता हूँ एक बार, ठीक है। देखो, इनकम ऑफ वैकेंट प्लॉट, यानी कि जो खाली लैंड है उससे आपकी इनकम होगी, उसका क्या होगा? तो उसका लिखा हुआ है, वैकेंट प्लॉट कैन नॉट बी ट्रीटेड हिज हाउस प्रॉपर्टी। मतलब खाली जगह को हम हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। इनकम फ्रॉम वैकेंट प्लॉट ट्रीटेड हैज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो हमें इनकम होगी वैकेंट प्लॉट से, उस वो टैक्स कहाँ पे होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है। सेकंड पॉइंट है डिस्प्यूट ओनरशिप। सर डिस्प्यूट मतलब, आपको पता है बहुत सारी फैमिलियों में, अरे यार, ठीक है, आई नो ब्लर दिख रहा है, मुनाली, सबने बात कर ली है पहले से ही। ठीक है, आज एडजस्ट कर लो, कल से क्लियर आएगा। ठीक है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। कल जो सबको मैंने आपको कल पढ़ा दिया ना, कि ये ओनरशिप क्या होती है, सॉरी ओनरशिप बोल रहा हूँ, वैकेंट प्लॉट क्या होता है, सब लेटिंग क्या होती है, कंपोनेंट क्या होता है, सिर्फ मैं आज आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो, सेकंड क्या है? डिस्प्यूट ओनरशिप। डिस्प्यूट क्या होती है? मान लो एक घर है, एक घर पे दो लोग कब्जा करके बैठे हैं, सॉरी एक घर पे दो लोग, दो ऑनर हैं, उनके बीच में झगड़ा चल रहा है। वो बोलता है नहीं ये मेरा घर है, बोलता है नहीं ये मेरा घर है। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में क्या करेंगे? जिसके पास वो घर रहेगा,
जो जिसके पास उस घर की क्या रहेगी, पोजीशन रहेगी या ओनरशिप रहेगी, यानी कि जो इनकम रिसीव कर रहा है उसको ही टैक्स पे करना पड़ेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। एग्जाम्पल मान लो, चलो चलो मैं और मेरा भाई हैं, दो लोग हैं, ठीक है। हमारे एक घर है, कहाँ पे है, मुंबई में है। पापा ने किसी के नाम नहीं किया, बट बड़े भाई क्या है, उस घर पे कब्जा कर लिया मान लो, ठीक है। उस घर पे कब्जा कर लिए और उनको ही उसका रेंट मिलता है, तो मेरे बड़े भाई को ही रेंट का टैक्स पे करना पड़ेगा, मुझे नहीं। तो वही लिखा हुआ है, इफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्प्यूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, in such case person who is in receipt of income or who enjoy the possession of property is assessable to tax। कहने मतलब क्या है, जिसके पास उस घर की क्या होगी, पोजीशन होगी या ओनरशिप होगी, उसको ही टैक्स पे करना होगा। अगर आपका घर क्या है, डिस्प्यूट ओनरशिप है, तो समझ में आया। डिस्प्यूट क्या होती है, मतलब आपस में डिस्प्यूट चल रही है, लड़ाई चल रही है आपस में, कि घर वो बोलता मेरा है, बोलता मेरा है। तो इस केस में कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या बोला है, जिसके पास जब तक ओनरशिप क्लियर नहीं हो जाती, उससे पहले जिसके पास वो घर होगा, जो उसके पास क्या घर की पोजीशन होगी, उसको ही टैक्स पे करना होगा। अब आते हैं इनकम फ्रॉम सब लेटिंग। याद है ना, मिस्टर ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया। ओके, मेरी आवाज चली गई थी क्या बीच में? चलो कोई नहीं, फिर से रिपीट करता हूँ। डिस्प्यूट ओनरशिप क्या होती है, झगड़े की प्रॉपर्टी, किसी फैमिली का झगड़ा या कोई कब्जा कर लेता है, तो कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या बोला है, कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला है अगर डिस्प्यूट ओनरशिप है, जिसके पास उस टाइम तक क्या रहेगा, घर का पोजीशन रहेगा या ओनरशिप रहेगी, उसको ही टैक्स पे करना होगा। ठीक है, बाद में जब कोर्ट अपना स्टेटमेंट सुना देगा, यानी अपना जजमेंट सुना देगा, उसके बाद जिसके नाम पे वो घर होगा, फिर उसको टैक्स पे करना होगा। ठीक है, चलो मैं सिर्फ थ्योरी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग, तो कल मैंने आपको समझाया था, ए ने बी को दिया, बी ने की थर्ड पार्टी को दिया, तो बी ने जो इनकम कमाई है ना, उसका टैक्स कहाँ होगा, अदर सोर्स में होगा या फिर पीजीपी में होगा। तो वही लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग इज टैक्सेबल हैज अ बिजनेस इनकम या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर आपने किसी को सब लेटिंग किया है, शिंदे का डाउट है, अगर सर दोनों भाई आपस में आधा आधा रेंट ले रहे हैं उस घर का, तो टैक्स कौन पे करेगा, जिसके नाम पे क्या होगी, ओनरशिप, जिसके नाम पे क्या होगा, घर का टाइटल होगा, उसको टैक्स पे करना होगा। समझ में आया, जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट में जिसका नाम लिखा होगा, उसको टैक्स पे करना होगा उस केस में। ठीक है, चलो इनकम फ्रॉम सब लेटिंग क्या बताया मैंने, क्या था, मे बी केस दो होंगे, अगर हैज अ बिजनेस कर रहा है वो, तो इनकम कहाँ टैक्स होगी, बिजनेस इनकम में। अगर उसका बिजनेस नहीं है तो कहाँ जाएगा, अदर सोर्स में। तो सब लेटिंग इनकम कहाँ टैक्स होगी, या तो पीजीपी में या तो अदर सोर्स में। फिर देखो, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट टू एम्प्लॉई, अगर किसी कंपनी ने, अब समझाता हूँ इसके लिए डायग्राम, आपको समझ में आपको नहीं आएगा, बस मुझे 2 मिनट दो, मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, कोई अगर अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखो क्या हेडिंग क्या है, हाँ, अगर मैंने हाउस प्रॉपर्टी, हेडिंग क्या है, हेडिंग है हाउस प्रॉपर्टी, मैं लिखता हूँ बड़ा बड़ा ताकि आपको दिख जाए। हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करी, किसको करी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मत, जहां भी वर्ड एम्प्लॉय आ जाए तो समझ जाओ कनेक्शन किसका है, कंपनी का है। देखो ये शहर है, ये क्या है, सिटी है, तो सिटी के अंदर कंपनियां या फैक्ट्री नहीं खुलती, सिटी के अंदर कंपनी और फैक्ट्री नहीं खुलती, कहाँ खुलती है, सिटी के साइड में। सिटी के साइड में क्या खुलती है, फैक्ट्री खुलती है, क्योंकि सिटी के अंदर खुलेगी तो फिर क्या होगा, प्रदूषण होगा, ठीक है, लोगों को नुकसान होगा, उसकी जो गैस निकलती है, उसका जो गंदगी निकलती है, उससे बीमारियां फैलेंगी। तो कंपनी फैक्ट्री कहाँ खुलती है, साइड में खुलती है। और सिटी, शहर कहाँ होता है, शहर बीच में होता है और ये साइड में होता है। अगर मान लो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, इसकी जॉब कहाँ लग गई, फैक्ट्री में लग गई, तो बेचारे इन एम्प्लॉय को जल्दी उठना पड़ेगा। मान लो कि जॉब का टाइम 8 बजे है, तो बहुत दूर रहता है ना, साइड बहुत दूर होती है ना, तो बेचारों को आने में बहुत दिक्कत होगी, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो फैक्ट्री क्या करती है, उनके लिए अलग से क्या बनाती है, घर बनाती है।
क्वार्टर, इनको बोलते हैं क्वार्टर्स। अब यहाँ पे घर बनाएगी तो एम्प्लॉय और उसकी फैमिली यहाँ पे रहेगी, और ये टाइम टू टाइम कहाँ पहुंच जाएंगे, फैक्ट्री पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जो घर फैक्ट्री ने इन एम्प्लॉय के लिए दिया है, तो फैक्ट्री क्या करती है, इनके लिए, इनसे क्या लेती है, रेंट लेती है। अब बताओ ये घर क्या रेसिडेंट है, हाँ है। यहाँ कौन रहते हैं, एम्प्लॉय रहते हैं, इनसे रेंट कौन लेता है, फैक्ट्री लेती है। तो अब बताओ फैक्ट्री की इंटेंशन क्या थी, फैक्ट्री की इंटेंशन ये थी, अगर इनको हम अपने पास बुला लेंगे तो ये टाइम पे आएंगे, अच्छा सा काम करेंगे। वरना सिटी से आएंगे बहुत टाइम लगेगा, फिर हमसे ओवर टाइम मांगेंगे, हमसे कहेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस दो, ये दो वो दो, तो बहुत खर्चे होंगे। इनने क्या किया, एम्प्लॉय के लिए बहुत सारे घर बना दिए, कहा कि तुम यहाँ पे रहो और हमारे लिए काम करो यहाँ पे। तो इनसे क्या लेती है फैक्ट्री, रेंट लेती है। तो जो फैक्ट्री इनसे रेंट रिसीव कर रही है, इसका रेंट कहाँ टैक्स होगा। तो इस ये केस कहाँ गया, कोर्ट में गया। कोर्ट ने बोला फैक्ट्री की इंटेंशन घर को रेंट देने की नहीं थी, फैक्ट्री की इंटेंशन थी कि एम्प्लॉय जल्दी से फैक्ट्री में आ जाए और फैक्ट्री का अच्छे से काम करें। यानी कि फैक्ट्री की इंटेंशन थी बिजनेस की। ठीक है, जिनके पास 3-4 घर होते हैं उनकी क्या होती है इंटेंशन, कि घर को रेंट पे देना है, कमाना है। फैक्ट्री की इंटेंशन ये घर दे के कमाना नहीं था, उसकी इंटेंशन थी ये वर्कर हमारे पास आ जाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा हमारा। तो इनकी इंटेंशन थी बिजनेस की। इसलिए अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को घर लेट आउट करती है तो उसकी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगी। कहाँ होगी, पीजीबीपी में। समझ में आया अच्छे से। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिजनेस, बिजनेस करने की इंटेंशन हो रही है। मतलब कंपनी की इंटेंशन क्या है, अगर एम्प्लॉय को पास में बुला लेंगे अपने, उनको रहने के लिए घर दे देंगे, उससे क्या होगा, एम्प्लॉय टाइम पे आएगा, टाइम पे वर्क करेगा और टाइम पे घर चला जाएगा, हमसे ओवर टाइम नहीं लेगा, हमसे ट्रांसफर अलाउंस नहीं लेगा। ठीक है, समझ में आया। तो अगर कोई घर किसी एम्प्लॉय को दिया गया है तो उस केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगा। कहाँ होगा, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, मतलब बिजनेस में टैक्स होगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा है, हाउस प्रॉपर्टी, एसपी मतलब क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट टू एम्प्लॉय। इस केस में क्या होगा, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज बिजनेस। उसका इंटरेस्ट क्या था कंपनी का, उसका इंटरेस्ट था कि मैं अपना बिजनेस करवाऊंगा एम्प्लॉय से। देन रेंट रिसीव फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, अगर उससे क्या मिल रहा है उनको, हाउस प्रॉपर्टी रेंट मिल रहा है, तो उस इनकम को कहाँ डालना है, बिजनेस इनकम में डालना है। या फिर और नॉट हाउस प्रॉपर्टी इनकम, उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं बोलेंगे, ये कहना है। ठीक है, कोर्ट का यानी इनकम टैक्स का कहना यही है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब बात करते हैं कंपोजिट रेंट। कल समझाया था हमने आपको ये क्या होता है, आज हम आपको फिर समझाते हैं एक बार और। ठीक है, जो लोग कल नहीं आते आज फिर समझ लो। अभी सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला ये सब। ठीक है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पुणे यूनिवर्सिटी की, और किसी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, देखो अब मैं पढ़ा रहा हूँ कंपोजिट रेंट क्या होता है। देखो, आप जब कोई घर लेते हो, फ्लैट लेते हो ना, तो फ्लैट के पास क्या होता है, स्विमिंग पूल होता है। ठीक है, उस बिल्डिंग में क्या होती है, लिफ्ट होती है। ठीक है, उस बिल्डिंग में क्या होता है, एक वॉचमैन होता है। ठीक है, और बच्चों के लिए क्या होते हैं, प्ले, प्ले रूम्स होते हैं खेलने के लिए। ठीक है, तो जो इस घर का जो ऑनर है, इस घर का जो ऑनर है, तो ठीक है, घर भी दिया, साथ में क्या दी, फैसिलिटीज दी। क्या क्या दी फैसिलिटी, स्विमिंग पूल दिया, लिफ्ट दी, ताकि आप आराम से जल्दी पहुंच जाए ऊपर। वॉचमैन आपका घर की सेवा करेगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है चेक करेगा। और प्ले स्कूल दिया बच्चों के लिए खेलने के लिए, गेम्स वेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन सब का रेंट कितना ले रहा है वो, 20,000 रुपए पर मंथ। इसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। यानी घर के साथ साथ और वो चीजें जो सॉरी, घर के साथ और चीजें जो ऑनर ने दी हैं, उनको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। अब दिक्कत क्या हो रहा है, टैक्स कैसे होगा, देखो टैक्स कैसे होगा, इसे बोलते हैं कंपोजिट रेंट। अगर अगर आपके एग्रीमेंट में घर का रेंट अलग से दिया है, अगर आपके
जब आप कोई घर रेंट पे लेते हो तो क्या होता है, एग्रीमेंट होता है ना। अगर एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि घर का इतना रेंट है, 15,000 रुपए, और बाकी जो अदर फैसिलिटी हैं उनका 5,000 रुपए है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है घर का कितना रेंट है, 5,000 रुपए। यानी कंपोजिट रेंट में मतलब ये कहना चाह रहा है कि उसने वो घर से कितना रेंट लेता है, 5,000 15,000 रुपए, और बाकी सब जो फैसिलिटी दी है उनसे कितना ले रहा है, वो 5,000 रुपए। इसका मतलब क्या है, ये रेंट सेपरेट हो रहा है, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है साफ साफ कि घर का रेंट 15,000 रुपए है, बाकी सब कितना है, 5,000 रुपए है। तो यहाँ पे अगर आपको मालूम पड़ रहा है कि घर का रेंट 15,000 रुपए है, तो ये इनकम कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी जो घर का मालिक है उसको 15,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा, बाकी 5,000 रुपए कहाँ टैक्स पे करेगा, वो अदर सोर्स में। ठीक है। अब केस भी देखो, अगर घर का रेंट इनसेपरेट है, मतलब सेपरेट नहीं है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई मैं 20,000 रुपए पूरा मत लूंगा, यहाँ पे आपको नहीं मालूम पड़ रहा है कि घर का कितना रेंट है, यहाँ पे कंफ्यूज हो आप, तो इस केस में इनकम टैक्स ने बोला है हम पूरा टैक्स कहां पे लेंगे, अदर सोर्स में। समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया, होटल पे जाओ, एग्जाम्पल लेता हूं होटल का। होटल भी तो एक रेसिडेंट प्लेस है कि नहीं है? होटल भी क्या है, होटल भी एक क्या है, रेसिडेंट प्लेस है कि नहीं है? होटल के अंदर क्या मिलता है, आप कोई रूम बुक कराते हो तो आपसे बोलता है क्या, 1,500 रुपए का रूम का है, 500 बेड का है, 500 चादर का है, 500 बाथरूम का है, ऐसा बोलता है क्या होटल? होटल क्या बोलता है, एक रूम का चार्ज 5,000 रुपए है। होटल क्या बोलता है, एक रूम का चार्ज 5,000 रुपए है। रूम के अंदर क्या क्या मिलता है आपको, बेड मिलता है, एसी मिलता है, टीवी मिलता है, फ्रिज मिलता है, ठीक है, और बाहर नीचे स्विमिंग पूल मिलता है नहाने के लिए। तो सब किस में आता है, होटल किस में आता है, इनसेपरेबल में आता है। तो इसलिए होटल की इनकम कहाँ टैक्स होगी, अदर सोर्स में। समझ में आया कि नहीं आया? होटल का एग्जाम्पल इसके लिए बना है, इनसेपरेट के लिए, यानी कि होटल में जो फैसिलिटी दी गई है ना, वो अलग अलग नहीं दी जाती, वो एक ही में इंक्लूड होता है उसमें रेंट। समझ में आ गया आपको अच्छे से? कंपोजिशन क्या होता है, अगर कंपोजिशन अलग से आपको दिख रहा है कि रूम का रेंट इतना है और बाकी सबका इतना है, तो रूम का जो रेंट है वो कहाँ टैक्स होगा, इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड में, और अदर जो चीजें आपको मिली है वो कहाँ टैक्स होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है। अब यस तो बोल दो, हाँ या ना, समझ में आया? सिर्फ अगर आपका कंपोजिशन सेपरेट हो रहा है तो ही कहाँ आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। कौन सा इनकम आएगा, जो आपका घर का रेंट है, और बाकी 5,000 कहाँ जाएगा, अदर सोर्स में। अगर आपको नहीं हो रहा है सेपरेट, इन सेपरेट नहीं हो रहा है, मतलब आपको नहीं मालूम पड़ रहा है कि घर का कितना रेंट है, आपको टोटल रेंट देना पड़ रहा है, तो वो टोटल कहाँ जाएगा, अदर सोर्स में, क्योंकि इनकम टैक्स नहीं निकाल पाएगा ना कि घर का कितना रेंट है। ठीक है। तो आगे बढ़े, या प्लीज सब लोग आंसर दिया करो, ठीक है, वरना कल से क्लास लेना बंद कर दूंगा मैं ऑनलाइन। चलो आगे देखते हैं। मैं बताऊं, 1 घंटे का है पूरा ये आपका हाउस बट्टी। अगर मैं आपको उसमें एग्जाम के पढ़े पढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी नॉलेज मिले रियल लाइफ में, इसलिए मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। वरना जो आपके सिलेबस में आता है ना, बीकॉम में, इतना इजी आता है ना, आधे घंटे में आपका हो जाएगा ये, सच्ची बता रहा हूँ मैं। और मैंने ऐसा किया भी है बहुत बार। जो बच्चे आते हैं ना बाद में पढ़ने के लिए फरवरी मार्च में, उनके साथ मैं यही करता हूँ। जो उनके एग्जाम में आता है उनको ये देता हूँ फॉर्मेट, रट लो बेटा और पास हो जाओ, और आपके पास टाइम में अच्छे सीख लो। चलो, ये टैक्स ट्रीटमेंट है। मैंने क्या बोला, अगर घर क्या हो सकता है सेपरेट, तो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर इन सेपरेट होगा तो कहाँ जाएगा, अदर सोर्स में। अब आ जाओ इधर, अब आते हैं एनुअल रेंट। एनुअल रेंट क्या होता है, जिस घर से हमें क्या मिलती है, अर्निंग मिलती है। मान लो मैंने एक घर दिया है रेंट पे, उस घर से मुझे क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। रेंट क्या होता है, पर मंथ होता है, बट हमें उसको क्या निकालना होता है, एनुअली निकालना होता है, 12 मंथ का। इसलिए बोलते हैं एनुअल रेंट। यानी जिस घर से क्या हो रही हो, अर्निंग हो रही हो, उस घर का क्या होगा, एनुअल रेंट होगा। ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, याद है, जिनके जिनके पास बंगलो होते हैं ना, बड़े बड़े घर होते हैं, उनको क्या पे करना पड़ता है, हर साल म्युनिसिपल टैक्स पे करना पड़ता है। उसकी कैटेगरी होती है, मिनिमम 50 लाख का घर होना चाहिए, कुछ कंडीशन रहती हैं, अलग अलग शहर में अलग अलग कंडीशन रहती हैं।
ठीक है। तो उस म्युनिसिपल वैल्यू क्या, वो म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, सॉरी, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है जब आप घर रजिस्टर करने जाते हो या परचेज करने जाते हो या सेल करने जाते हो, उस डॉक्यूमेंट में आपके घर की क्या लिखी होती है, म्युनिसिपल वैल्यू। यानी कि गवर्नमेंट ने हर घर की क्या कर रखी है, गवर्नमेंट ने हर घर की एक वैल्यू निर्धारित कर रखी है, मतलब फिक्स कर रखी है कि इस घर की इतनी म्युनिसिपल वैल्यू है। कल को अगर कोई दुर्घटना हो गई, भूकंप भूकंप आ गया, आपका घर डिस्ट्रॉय हो गया, तो गवर्नमेंट आपको मार्केट वैल्यू पे पैसे नहीं पे करेगी, किसे पे करेगी, जो उस घर का म्युनिसिपल वैल्यू होगा वो पे करेगी। म्युनिसिपल वैल्यू कम होता है। आज अब म्युनिसिपल क्या होती है, मान लो कि आपने 2015 में 1 करोड़ का घर परचेस किया, लेकिन उसकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी होती है, 25 लाख होती है। वो आपने 1 करोड़ पे किया, मार्केट वैल्यू पे किया, बट जो आपके कागज में लिखी होती वैल्यू ना, उसे बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। फेयर एंड क्या होता है, फेयर एंड वो होता है, अब ये क्या होता है, मान लो कि मैं मुझे एक घर चाहिए आपके एरिया में, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके इस एरिया में घर का क्या भाव चल रहा है रेंट का, तो आप बोलोगे सर 15,000 रुपए एक 1 BHK फ्लैट का, तो आपने क्या बताया, ये फेयर रेंट, ठीक है। तो मान लो इनकम टैक्स जो टैक्स चोरी करते हैं ना, इनकम टैक्स क्या करता है, उस एरिया में जाता है, वहां पूछता है कि इस एरिया कितना फेयर रेंट है, ठीक है। कोई बोलता है 15,000, कोई बोलता है 16,000, कोई बोलता है 18,000, तो जो एवरेज होता है इनकम टैक्स उसको क्या मानता है, फेयर रेंट। तो वही लिखा हुआ है, फेयर रेंट इज अ रेंट विच सिमिलर प्रॉपर्टी कैन फेच इन द सेम और सेम सिमिलर लोकेलिटी। मतलब मान लो कि मैं एसएससी हूँ, मैंने टैक्स पे किया, इसका टैक्स पे किया हाउस प्रॉपर्टी का। अब इनकम टैक्स कमीशन को डाउट आ गया मेरे ऊपर, उसको लगा ये बंदा तो रहता है ढोले पाटिल में, वो तो एरिया पॉश में आता है, तो इतना टैक्स कम क्यों दे रहा है। अब मैं जाके चेक करता हूँ जो उसने इनकम बताई है वो सही है गलत है, तो इनकम टैक्स कहाँ आएगा, मेरे ढोले पाटिल में ही आएगा। जहां मेरी बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग में एक पास और बिल्डिंग होगी, उनसे पूछेगा भाई तुम्हारी बिल्डिंग का क्या रेंट है, उससे बोलते हैं फेयर रेंट। समझ में आया, सेम एरिया एंड सेम लोकेलिटी, ठीक है। अब ये तो नहीं है मैं ढोले पार्टी में रहता हूँ, वो पूछेगा शिवाजी नगर में जाके, मतलब उसी एरिया के आसपास पूछेगा, कौन पूछेगा, इनकम टैक्स कमिश्नर। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, कल समझाया था मैंने आपको क्या होता है, क्या होता है याद है ना, जब हमारा देश आजाद हुआ था, बहुत बहुत पुरानी कहानी है, कल मैंने आपको डिटेल समझाया था अच्छे से, याद है, मेरे दादाजी ने घर दिया था एक बंदे को, फैमिली को, 100 रुपए पर मंथ में। तो कोर्ट गया मैं, कोर्ट में मैंने बोला सर बहुत कम रेंट मिल रहा है, तो कोर्ट ने क्या बनाया, रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया कि किसी के साथ, किसी ऑनर के साथ क्या ना हो, धोखा ना हो, उसके उसको रीजनेबल रेंट मिले, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, किसी को कम रेंट ना मिले। अब मैं बात करता हूँ, आज अब स्टार्ट हो रहा है नया कहानी, ठीक है। कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज मैं पढ़ता हूँ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज क्या होता है, सुनो क्या होता है। जैसे कि मेरा फ्लैट है, मैंने फ्लैट दिया एक बंदे को रहने के लिए, ठीक है। आज मैं उससे रेंट लेने गया, उसने बोला सर लॉकडाउन चल रहा है, कमाई हो नहीं रही है, प्लीज सर इस मंथ का रेंट मत लो। तो जिस मंथ का उसने रेंट नहीं दिया उसे बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। अभी नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ दे देगा, नहीं 3 महीने के बाद देगा, देगा, बट उसने अभी नहीं दिया। तो जिस मंथ उसने रेंट नहीं दिया उसको कहते हैं अनरियलाइज रेंट। समझ में आ गया अच्छे से, क्या लिखा है, रेंट ड्यू फ्रॉम टीनेंट बट नॉट रिसीव, मतलब मेरा रेंट टीनेंट पे ड्यू हो गया बट टीनेंट ने नहीं दिया मुझे, उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट, ठीक है। अब बात करते हैं वैकेंसी। वैकेंसी क्या होती है, मैंने एक बंदे को घर दिया 1 साल के लिए, उसने क्या किया, वो 8 मंथ रहा, और 4 मंथ, 8 मंथ के बाद उसने बोला सर अब मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ घर। तो वो 8 मंथ रहा, तो 1 साल में वो 8 मंथ रहा, बताओ कितने मंथ वैकेंसी रहा मेरा घर। मैंने बोला हम रेंट निकालते हैं 1 साल का, 1 साल में टीनेंट सिर्फ 8 मंथ रहा, तो कितने मंथ नहीं रहा, वो 4 मंथ नहीं रहा, उस 4 मंथ को बोलते हैं वैकेंसी। ऊपर वाले पे जब अनरियलाइज में क्या हो रहा है, टीनेंट तो रह रहा है बट उससे रेंट नहीं मिल रहा है, उसे बोलते हैं अनरियलाइज। वैकेंसी में क्या होता है, टीनेंट घर छोड़ के चला गया है, घर मेरा खाली है, वेरी गुड, सबके आंसर आ गए 4, ठीक, इसे बोलते हैं वैकेंसी, ठीक है। अब बात आते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव, ठीक है। इसके बारे में कुछ आपको एक दो एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। सुनो, पहला केस ए, पूरा अच्छे बनाता हूं। केस ए है, ई नहीं है, ए है, ठीक है। मेरा घर है,
घर का रेंट है 10,000 रुपीज पर मंथ। प्लीज निकालो, मेरा टैक्स कितना आएगा, निकालो फटाक से, मुझे आंसर सेंड करो। केस है, मैंने अपना घर कितने में दिया, 10,000 रुपये पर मंथ में दिया। बताओ कितना टैक्स आएगा, कितने अमाउंट में टैक्स आएगा। अरे आंसर सेंड करो यार। अरे मैंने अपना घर किसी को 10, हाँ वेरी गुड, 1 लाख। चूहे मारने की दवा ला देना, ठीक है, चलो निकल। वैसे ही मरने वाला हूँ मैं, जिंदगी तो बची नहीं मेरे पास। हाँ अब सही है, गुड। चलो अब केस बी। मैंने उसको घर रेंट पे दिया 10,000 रुपीज पर मंथ, बट मुझे 2 मंथ का रेंट रिसीव नहीं हुआ। रेंट नॉट रिसीव, सॉरी, हाँ, रेंट नॉट रिसीव। बताओ कितना टैक्स आएगा। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ओके गुड। केस सी। इससे कितना आंसर आएगा, 1,20,000 रुपए। इसका कितना आएगा, 1 लाख। ठीक है। केस सी देखो, वही मैंने रेंट पे घर दिया 10,000 रुपए पर मंथ। ठीक है। 3 मंथ क्या रहा, 3 मंथ रहा वैकेंट। पता कितना आंसर आएगा। 3 मंथ रहा वैकेंट, खाली रहा, कितना आंसर आएगा। ओके, 90, 90, 90, ठीक है। मैंने उसको रेंट दिया 10,000 रुपीज पर मंथ, और उसमें से क्या रहा, 3 मंथ घर मेरा खाली रहा, वैकेंट रहा। वैकेंट मीन्स क्या होता है, खाली। वैकेंट बोलूं या वैकेंसी बोलूं, एक ही बात है। 10,000 रुपीज पर मंथ पे घर दिया, 3 मंथ, वेरी गुड, सबका समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव। एक्चुअल रेंट रिसीव, मैं अच्छे लिखता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, सॉरी हाँ। एक्चुअल रेंट रिसीव या रिसीवेबल। ठीक है। सर इसका वो समझ में नहीं आया। सुनो क्या मतलब है। इसका मतलब है ड्यू, मतलब रेंट ड्यू हो गया, मिला नहीं, मिलने वाला है तो भी ऐड होगा। रिसीव मतलब मिल गया, कैश में मिल गया या ऑनलाइन मिल गया। इसे मतलब मिलने वाला है, तो एक ही बात है, या रिसीव होगा या रिसीवेबल होगा। ठीक है। हमने याद है इनकम हम टेस्ट करते हैं ड्यू बेसिस पे करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट, ड्यू या कैश बेसिस, विच एवर इज ईयरलियर। ठीक है। चलो एक मिनट होल्ड करना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, मतलब कौन किस इनकम की हमें क्या करनी है, कंप्यूटेशन करनी है। तो पहला इनकम का नाम क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी मतलब घर, बिल्डिंग। ठीक है। अगर बिल्डिंग लेट आउट है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो हम सीखेंगे। ठीक है। अगर घर क्या है, माइक ऑफ कीजिए, कोई किसका माइक ऑन है। ठीक है देखो, पहला पहला केस क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी कोई घर लेट आउट, लेट आउट मीन्स क्या होता है पता है ना, रेंट पे घर देना। ठीक है। लेट आउट मीन्स क्या होता है, रेंट पे घर देना। मैंने कोई घर रेंट पे दिया है, उस पर जो इनकम होगी उस पर टैक्स कैसे निकालेंगे, वो केस 1 में बताया गया है। केस 2 क्या होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी कि मेरा घर, मैं खुद रह रहा हूँ उस घर में। पता उस घर में कोई रेंट होगा क्या, जिस घर में आप रहते हो उसका रेंट पे करते हो क्या। मैं बात कर रहा हूँ जिनका खुद का घर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। खुद के घर में अगर आप रह रहे हो तो क्या उसका रेंट होगा क्या, रेंट नहीं होगा। इससे बोलते हैं उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है। चलो
ठीक है। अब केस थर्ड क्या है, प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय ऑनर, वो प्रॉपर्टी जो ऑनर ने ऑक्यूपाइड नहीं की है, उसका क्या, सबका सेम नेचर है, बस अलग अलग पॉइंट है। फोर्थ क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि आपका घर लेट आउट नहीं है, फिर भी इनकम टैक्स ने मान लिया वो घर क्या है, डीम टू बी लेट आउट। मतलब कहने का ये है, आपके पास घर है, 2-3 घर हैं आपके पास, आपने उन घर को रेंट पे नहीं दिया है, आपको कोई अर्निंग नहीं हो रही है उन घर से, फिर भी इनकम टैक्स मान लेगा कि वो घर क्या है, रेंट पे है, ठीक है। उसको बोलते हैं डीम टू बी लेट आउट। आपको सब समझाने वाला हूँ, वेट। हाँ, फिफ्थ क्या केस होगा, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। मैंने क्या किया, मैंने 8 मंथ के लिए किसी घर रेंट पे दिया, 8 महीने बाद खुद रहने आ गया, यानी 8 मंथ तक क्या किया, लेट आउट किया, बाकी 4 मंथ क्या किया, सेल्फ ऑक्यूपाइड किया। उसको बोलते हैं पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। समझ में आया केस नंबर 5। केस नंबर 6, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, यानी कि याद है ना, अभी समझाया था हमने, जो रेंट मुझे नहीं मिला उसकी रिकवरी, यानी जिस मंथ में मिला है उस केस में क्या करेंगे, एरियर ऑफ रेंट। एरियर रेंट मतलब क्या होता है, मतलब पैसे ही नहीं दिए, मैं उससे रेंट मांगने गया, उसने लात घुसे मार के भगा दिया, उसे बोलते हैं एरियर ऑफ रेंट, मतलब रेंट ही नहीं दिया उसने, मतलब मेरे घर पे रह रहा है वो, उसके बाद भी रेंट देने मना कर दिया उसने, कि रेंट नहीं देंगे, जो करना है कर लो, उसको बोलते हैं एरियर ऑफ रेंट। उस केस में क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आपके ऐसे एग्जाम में, ठीक है। सबका कॉन्सेप्ट एक ही, लॉजिक लगाना, जो रेंट मिला वही आपका टैक्स होगा, सिंपल सी बात है। पेंसिल नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, 2 सिखाऊंगा, 4 सिखाऊंगा, 5 और 6, ठीक है। थर्ड वाला आप एग्जाम में नहीं आता, आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है, ठीक है। चलो, अब हम आपको सिखाते हैं फॉर्मेट क्या है इसका। अगर घर आपका लेट आउट होगा तो उसके लिए ये है, अगर घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसके लिए भी यही है, दोनों का सेम फॉर्मेट है, लेकिन कुछ चीजें देखना अलग हैं। देखो, खुद के घर में रेंट होगा, होता है क्या, खुद का घर रेंट पे करते हो क्या, नहीं ना, तो जेबी क्या आएगा, नील। खुद के घर का म्युनिसिपल टैक्स पे करते हो क्या, पे करते हो, बट क्या आएगा, नील। सब कुछ नील है। लेकिन सेक्शन 24 बी क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी कि इनकम टैक्स ने आपको एक बेनिफिट दिया है, यानी खुद के घर के लिए आपने कोई लोन लिया था, बहुत लोग लोन लेते हैं ना घर बनवाने के लिए खुद का, जहाँ जिस घर में आप रहते हो उस पे आपने लोन ले रखा है, उस लोन का आप इंटरेस्ट पे करते हो हर साल। तो इनकम टैक्स ने क्या है, अगर घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आपने उस घर पे इंटरेस्ट लोन लिया है, उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट होगा उसका क्या देंगे, आपको डिडक्शन दे देंगे। सिर्फ इंटरेस्ट और लोन का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा इसमें, नील। क्यों, घर क्या है हमारा, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो मेन केस हमारा क्या है, लेट आउट, यानी घर जो रेंट पे दिया है। अब जब घर रेंट पे दिया है तो उसका क्या आएगा, जेबी आएगा। और कल मैंने आपको सिखाया था जेबी कैसे निकालते हैं, याद है ना, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट का हायर, स्टैंडर्ड रेंट का लोअर, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद कितना रेंट आपको मिला, एक्चुअल रेंट रिसीव, उन दोनों का हायर, उसे क्या बोलते हैं, जेबी। अब सेल ऑक्यूपाइड जेबी कैसे आएगा, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो क्या होगा हमारा, नील होगा ना, जीरो, तभी जेबी ऑलवेज क्या आएगा, नील आएगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में रेंट तो होते ही नहीं है ना, जब रेंट नहीं होगा तो जेबी का कहां से आएगा, तो जेबी ऑलवेज क्या होगा, नील होगा। समझ में आया अच्छे से। बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, यहाँ पे दोनों की मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, साथ साथ क्या मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सब समझा नहीं, आपने आपने 2 फ्लैट लिए, एक फ्लैट लिया खुद के लिए, एक फ्लैट लिया किसी को रेंट पे देने के लिए, जो और दोनों पे क्या लिया आपने, दोनों पे लोन लिया है, यानी कि दोनों फ्लैट पे लोन लिया है, जो खुद पे रहते हो उसके लिए भी लोन लिया है, जो आपने रेंट दिया है उस पे भी लोन लिया है। तो दोनों पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो दोनों हाउस का, दोनों पे क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत क्या होगी, जो आपने घर रेंट पे दिया है उसका टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया फॉर्मेट क्या है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आप बहुत ही इजी है, सिर्फ इतना सा फॉर्मेट के 8 मार्क्स हैं, आप 2 मिनट में कर लोगे, गारंटी मेरी है। बस आपको फॉर्मेट लिखने में टाइम लगेगा, आंसर लिखने में आपको 1 मिनट भी लिखने वाला लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिखाएंगे आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है, ठीक है। चलो देखो,
आई नो मेरी क्लास लंबी जा रही है, बट मैं बताऊं, आपका हाउस बट्टी जो है ना 1 घंटे का भी नहीं है क्लास। बट मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी नॉलेज हो, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, चलो, यानी कि खुद का घर। इनकम टैक्स ने बोला है घर तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बट वो क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब आपको उस घर में रहना पड़ेगा, तभी आपको टैक्स बेनिफिट देंगे, तभी आपसे टैक्स नहीं लेंगे। सर समझे नहीं? अरे आपके पास 3 घर हैं, एक घर में आप रह रही हो, 2 घर में आप रह नहीं रही हो, तो क्या होगा? तो दोनों घर में आप नहीं रह रहे हो तो वो रेसिडेंट नहीं है, इसलिए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सुनो मेरी बात, रूल क्या है, इसका रूल क्या है? गवर्नमेंट ने बोला अगर आपके पास 2 घर हैं, अगर आपके पास 2 घर हैं, पहला केस, हाँ केस ए, अगर आपके पास 2 घर हैं और दोनों घर क्या हैं, एसओ हैं। एसओ मतलब क्या होता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। एसओ क्या होते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब घर खुद का है, खुद रह रहे हो आप, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद रह रहे हो, मतलब आप दोनों घर में आप आपकी फैमिली रह रही है। तो गवर्नमेंट ने बोला है इन दोनों हाउस पे कोई टैक्स नहीं है। पहले एक हाउस, पहले 2019 से पहले एक हाउस पे था, अब क्या हो गया, 2 हाउस। यानी आपके पास अगर 2 हाउस है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या समझ में आया? अगर आपके पास 3 हाउस हैं, ये भी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब आपने रेंट पे नहीं दिया है, तो इनकम टैक्स ने बोला है हम आपको इन 3 में से, क्या बोला है, हम आपको इन 3 में से एनी 2 हाउस, वो चॉइस आपकी है, इन 3 में से कोई भी 2 घर पे आपको आपको टैक्स देना नहीं है, एक घर पे टैक्स ले लेंगे। समझ में आया? इनकम टैक्स ने क्या बोला है, भाई इतनी पब्लिक है, बहुत लोग के पास घर नहीं है रहने के लिए, आपके पास 3-3 घर है, किसी को रेंट पे घर दो। आप बोलते हो नहीं हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हमें रेंट की जरूरत ही नहीं है, हम किसी को नहीं देंगे, हम ताला मार के रखेंगे, क्योंकि हमारे दादा दादी उसी में रहते थे, वो हमारी उसमें यादें हैं, हम किसी को घर रेंट पे नहीं देंगे। तो इनकम टैक्स ने बोला ठीक है, आप नहीं देना चाहते मत दो, लेकिन हम मान लेंगे कि इन तीनों में से कोई एक घर क्या है, डीम टू बी लेट आउट, यानी इस घर को हम क्या मान लेंगे, डीम टू बी लेट आउट। समझ में आया? गवर्नमेंट ने बोला 2 घर तो समझ में आता है कि 2 घर पे आप रेंट पे नहीं दे रहे हो, खुद रह रहे हो। थर्ड घर पे अब, मतलब कहने मतलब क्या है, इंसान एक घर में रहता है, दोनों घर खाली हैं, दोनों में क्या लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने बोला है भाई हमने आपको 2 घर की क्या दी, टैक्स बेनिफिट दिया, यानी 2 घर पे कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन तीसरा घर भी आप खाली रखे हुए हो, इसको तो लेट आउट करो ना। तो बोलते हम नहीं करेंगे, आप अगर लेट आउट नहीं करोगे तो हम क्या ले लेंगे, इस पे टैक्स ले लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डीम टू बी लेट आउट। समझ में आया? इन तीनों में से कोई एक घर हम क्या मान लेंगे, डीम टू बी लेट आउट। यहाँ पे जो असेसी है ना, यहाँ पे जो असेसी है उसको चॉइस दी गई है, उसको चॉइस दी गई है, बताओ तुम्हें तीनों में से कौन से 2 घर क्या मानने हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड। यानी एज अ मैं, अगर मैं एग्जाम में आंसर करूंगा और 3 घर के क्वेश्चन दिए हैं, तो 3 में से हमें 2 चॉइस करने हैं, क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और एक चॉइस करना होगा डीम टू बी लेट आउट। समझ में आया? मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, देखो। आ, 1 मिनट रुक जाओ, चलो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये 3 घर हैं, इसका म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख, इसका है 3 लाख। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू बोल रहा हूँ, रेंट नहीं बोल रहा हूँ, म्युनिसिपल वैल्यू बोल रहा हूँ। इसका है 1 लाख। अब बताओ, आप, इस हाउस का नाम है ए, इस हाउस नाम का बी है, इस हाउस का सी है, और मैं क्या हूं, मैं एसएससी हूं। तो गवर्नमेंट ने बोला है इन 3 में से आपको सिर्फ 2 घर के क्या मिलेंगे, टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, यानी 2 घर पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एक घर पे हम टैक्स लेंगे, उसे क्या बोलेंगे, डीम टू बी लेट आउट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, इन तीनों में से आप 2 घर कौन से चुनोगे, जो कि क्या होंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के मुझे आंसर सेंड करो, ए बी या ए सी या बी सी, सेल्फ ऑक्यूपाइड कौन से चूज करोगे तुम, ए बी या ए सी या बी सी या बी ए?
ए बी ए बी एसी वाला कौन है भाई? आनंद। ओके, याद रखना जो आप डीम टू बी लेट आउट चूज करोगे उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये याद रखना। जिनके आंसर ए बी है ना उनको समझ में आ गया। अगर हम देखो ए का कितना विश्व वैल्यू है 2 लाख, बी कितना है 3 लाख, सी कितना है 1 लाख। यानी अगर सी को हम डीन टू बी लेट आउट मान लेंगे तो सिर्फ मुझे 1 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर हमने बी को मान लिया डीन टू बी लेट आउट तो बी पे 3 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। जिसका क्या होगा, टैक्स कम आएगा उसको चूज करेंगे ना। स्मार्ट वर्क। सब लोग राइट है, एसी वाले भी राइट हैं, एसी वाले भी राइट हैं। समझ में आया? रॉन्ग कोई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है आपको कि 3 में से कोई भी 2 हाउस चॉइस कर लो। ऐसा नहीं है कि अगर आप रॉन्ग हो, बट क्या है, आपका टैक्स ज्यादा आएगा, इनकम टैक्स वाले को फायदा हो जाएगा। समझ में? आप रॉन्ग नहीं हो आनंद, एसी भी राइट है, बट हैज असेसी जो टैक्स पे करता है वो क्या सोचेगा, जिसमें टैक्स कम आएगा उसको क्या मानेंगे, डीम टू बी लेट आउट। तो मैं ए और बी को क्या मान लेता हूं, ए बी को मान लेता हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड, और सी को मान लेता हूं डीम टू बी लेट आउट। ठीक है, एग्जाम में कुछ सोचना नहीं है, एग्जाम में आप कोई भी 2 चॉइस कर लो। ठीक है, अब देखो एक केस एक और दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये ए है, ए हाउस है, बी हाउस, सी हाउस है। ए का है 2 लाख रुपए, बी का है 4 लाख रुपए, और सी का है 6 लाख रुपए। अब बताओ आप कौन से 2 घर चूज करोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड? अबे यार तुम लोग बीसी मत लिखो। चलो ठीक है, आ जाओ। वेरी गुड, सबके आंसर सबको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सही है, इस बार तुमको तुम्हारे मन की भड़ास निकल रही है। सर कितनी देर से पका रहे हो मेरे को। चलो, अब हम बात कर रहे हैं, आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट मैं आपको बहुत स्मार्ट चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट बहुत स्मार्ट हो। ठीक है, तो देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी, हैज हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिचुएशन क्या होती है, जैसे लिख देता हूँ सिचुएशन, और यहाँ पे एनालिसिस। ठीक है, आपके सबके पास खुद के घर है ना, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ कि आपको भी मालूम पड़ना चाहिए कि आपके घर पे टैक्स आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो केस ए लेता हूं मैं, मिस्टर अजय, मिस्टर अजय हिज, अच्छा बताओ, मैंने आपको बोला था सेल्फ ऑक्यूपाइड में, अगर आपका अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जीबी क्या आएगा बताओ, जीबी क्या आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आएगा बताओ। अगर घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है जीबी क्या आएगा, सेंड करो आंसर मुझे, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा ये। अगर घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जीबी क्या आएगा, जीबी क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कल सिखाया था हमने निकालना, आपको याद है ना। अरे आंसर सेंड करो, जेबी क्या आएगा, जेबी नील आएगा ना, अभी समझाया मैंने आपको। देखो, देखो ये फॉर्मेट है हमारा, घर मेरा क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जेबी क्या आएगा, नील। सर नील क्यों आएगा, अरे रेंट कहाँ मिलता है हमें, जब रेंट नहीं जेबी कहाँ, जेबी क्या आएगा, ऑलवेज नील होगा। समझ में आया अच्छे से? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में जेबी क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आएगा, ऑलवेज नील आएगा। क्यों नील आएगा, समझाता हूं मैं। देखो, अब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा यार। देखो सुनो, सेल्फ ऑक्यूपाइड सीओ एसओ बोलते हैं। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू दी है 1 लाख रुपए, फेयर रेंट दिया है 2 लाख रुपए। बताओ क्या लेंगे, हायर लेंगे ना, तो हायर क्या आएगा 2 लाख, इन दोनों को हायर लेंगे। ठीक है, फिर देखो, फिर स्टैंडर्ड रेंट दिया है 3 लाख रुपए, तो इन दोनों क्या लेंगे, लोअर।
उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि इतना रेंट तो होना चाहिए। कौन कह रहा है? इनकम टैक्स। बताओ घर क्या है मेरा? घर मेरा क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो बताओ एक्चुअल रेंट होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं होगा, जीरो होगा। तो जेवी क्या आएगा? जेवी भी जीरो तो आएगा। ग्रॉस एनुअल जीरो तो आएगा ना। समझ में आया अच्छे से? नहीं आया? जब आपको रेंट ही नहीं मिल रहा तो जीरो तो आएगा जीएवी। आप हायर ले ही नहीं पाओगे ना किसी का। हायर तब लेना है जब अमाउंट गिवन हो। यहाँ पे अमाउंट ही नहीं दिया, कुछ भी नील है, जीरो। तो जीरो ही आएगा ना। अब समझ में आया अच्छे से सबको? वेरी गुड। चलो अब मैं अच्छे से कर पाऊंगा एनालिसिस। ठीक है, कहाँ गया पेपर मेरा? अरे यार ये बहुत सिस्टम गंदा है मेरा, मैं भूल जाता पेपर रख के। फिर चला गया। चलो यार, जे है यार। देखो यार, ठीक है, अब समझ में आया। अब मैं केस लिखता हूं, आपको समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड का क्या क्या लॉजिक है। ठीक है, मिस्टर अजय इज द ओनर ऑफ टू टू हाउस प्रॉपर्टी विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। इस केस में तो क्या होगा? मिस्टर अजय के पास दो हाउस प्रॉपर्टी हैं और दोनों क्या हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। बताओ इस केस में क्या होगा? बताओ इस केस में क्या होगा? जेवी क्या आएगा? मिस्टर अजय के पास दो घर हैं। जीवी नहीं है ना, जीएबी होता है। जीएबी। जी फॉर, जी फॉर गन। वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था अगर आपके दो घर हैं, दोनों घर का और दोनों घर क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो क्या आएगा? जेबी क्या आएगा? नील। वेरी गुड। ठीक है, केस बी, मिस्टर अजय इज ऑनर ऑफ थ्री हाउस, थ्री हाउस प्रॉपर्टी। राइटिंग मत जाना, ठीक है? राइटिंग गंदी है बट समझाता हूं, अच्छा हूं मैं। विच विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। मिस्टर अजय पास तीन घर हैं और तीनों तीनों घर क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जो इसका आंसर जिसको समझ में आ गया ना वो इसका आंसर राइट देगा। बताओ क्या आंसर होगा इसका? तीनों घर है, तीन घर है उसके पास, तीनों घर का मालिक है वो, और तीनों घर क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब मुझे आंसर दो अच्छे से। टाइम लो चलेगा बट आंसर दो यार। सलोनी आज तुमने जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा आंसर दिया, दिल खुश कर दिया है। सबसे ब्रिलियंट आंसर सलोनी ने दिया है। आज दिल खुश कर दिया। तुम्हारी पुरानी जो तुमने किया मेरे साथ ना, सब माफ कर रहा हूँ आज तुमको। आज सोनी ने अच्छा आंसर दिया। ठीक है, सबका आंसर राइट है बट सोनी ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया। वेरी गुड। देखो हम तीन में से क्या करेंगे? दो हाउस प्रॉपर्टी पे क्या आएगा टैक्स मेरा? दो हाउस प्रॉपर्टी जी मेरा क्या आएगा? नील आएगा। बट जो एक हाउस है थर्ड वाला, उसको क्या मान लेंगे? डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट। उस पर क्या आएगा? टैक्स आएगा। वेरी गुड, सबके आंसर राइट है। समझ में आया? अगर तीन हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो तीन में से कोई भी दो हाउस क्या होंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये दो हाउस क्या माने मैंने? सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसलिए इन दोनों हाउस ये भी क्या आएगा? नील आएगा। बाकी एक हाउस का क्या आएगा? टैक्स आएगा। ओके, समझ में आ गया अच्छे से केस भी? अब आते हैं केस सी पे। ठीक है, सब रेडी है ना? अब देख कौन सा रहता है। बैकेंट हाउस। यहाँ पे लिखो नोट, नॉन रेसिडेंट। मतलब मेरा घर खाली है और वहां कोई भी रहता नहीं है। बताओ क्या होगा?
ये बहुत टीचर को पता नहीं है। आज मैं तुमको बहुत तगड़ा समझा रहा हूँ। अगर नहीं पता नो बोल दो, कोई बात नहीं, बट आंसर दे दो, कोई भी चलेगा, फास्ट जल्दी दो आंसर। नील, नो टैक्स, नो टैक्स, नो टैक्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर, वेरी गुड। अब सलोनी इतना दिमाग मत लगाओ, हाँ। थोड़ी तारीफ क्या कर दी। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो इधर, आ जाओ भाई, ध्यान दो इधर। देखो, अरे मजाक कर रहा हूँ, गुड आंसर दो, कुछ भी दो, मैंने खुद ही कहा रॉन्ग आंसर दो, ठीक है, कुछ भी दो। बट तुमने आउट ऑफ जाके आंसर दे दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखो, मैंने क्या बोला? सेल्फ ऑक्यूपाइड घर कौन सा? जो रेसिडेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है, मतलब घर खाली पड़ा है, कोई रह नहीं रहा है, मतलब आपको बेनिफिट तभी देंगे जब घर क्या होगा, रेसिडेंट होगा, मतलब आपकी फैमिली उस पर रहनी चाहिए। वहां पे आपकी फैमिली और आप क्या हो चाहिए, उस घर में रहने चाहिए। यहाँ पे घर तो खाली पड़ा है, बट कोई रहता नहीं है। क्या लिखा है? नॉट रेसिडेंट। तो इस केस में हम क्या मान लेंगे? डीम टू बी लेट आउट, ये एक्सेप्शन है। कुछ सोचो ना, इनकम में फालतू है क्या? इनकम टैक्स ने उस पर टैक्स माफ किया है जिसपे आप और आपकी फैमिली रहती है, उसी को तो बोलते हैं रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी। ये घर क्या रेसिडेंट है क्या? ये घर रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो टैक्स दो भाई हमें। तो क्या आएगा? टैक्स आएगा इस पे। इसको बोलते हैं डीम टू बी लेट आउट। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मैं लिखा नॉन रेसिडेंट। अगर आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपके क्वेश्चन लिखा है घर क्या है, वैकेंट है, नॉन रेसिडेंट है, तो आपको उस केस में उस पर टैक्स निकालना पड़ेगा। उसे बोलते हैं डीम टू बी लेट आउट। सर डीम टू लेट आउट टैक्स कैसे निकालेंगे, वो हम आपको सिखाएंगे ना, वेट करो उसका। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? इस पर टैक्स क्यों आएगा? क्योंकि कोई रहता नहीं है। गवर्नमेंट ने उन्हीं लोगों को टैक्स बेनिफिट दिया है जो लोग के पास खुद के घर है, खुद रह रहे हैं। जो लोग नहीं खुद रह रहे हैं उन पर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा ना। अब मान लो एक बंदा यूएस चला गया, इंडिया में घर खाली पड़ा हुआ है, वो उस केस में क्या होगा समझाऊंगा तुमको मैं बाद में। ये समझ में आया कि नहीं आया? आप खुद के घर में रहे नहीं पूरे साल, तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। या तो किसी को रेंट पे घर दे दो, या तो किसी को रेंट पे घर दे दो। अगर घर पे रेंट किसी को नहीं दे पा रहे हो तो खुद रहो, खुद भी नहीं रह पा रहे हो तो टैक्स पे करो। समझ में आया कि नहीं आया? तो वैकेंट हाउस पर टैक्स होगा अगर वो घर क्या है, नॉन रेसिडेंट है। देखो, ये भी तो घर वैकेंट है ना, सॉरी सॉरी, ये भी घर पे रेंट कहाँ मिल रहा है, बट हम रह रहे हैं ना घर पे। क्या लिखा? मिस्टर अजय इज ओनर टू हाउस, उसके पास और विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, खुद खुद दोनों का खुद खुद के हैं, उसके खुद रह रहे हैं वो। ठीक है, तो इन दोनों केस में क्या हो रहा है? वो खुद रह रहा है, इस केस में उसकी कोई फैमिली नहीं रह रही है, खाली पड़ा हुआ है घर। उस केस में क्या होगा? डीम टू बी लेट आउट। समझ में आ गया अच्छे से? केस डी देखो, केस डी देखो। मिस्टर अजय, मिस्टर अजय ऑफ पुणे। अजय कहाँ रहता है? पुणे का है अजय, ठीक है। स्टेइंग, स्टेइंग इन जयपुर। अभी वो कहाँ रह रहा है? जयपुर में रह रहा है, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट पर्पस। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो कहानी क्या है। अभी हमने केस 3 में आपको सिखाया, घर आपका वैकेंट पड़ा हुआ है, मतलब आपने रीजन नहीं बता पा रहे घर खाली क्यों पड़ा हुआ है, तो इस पे हम क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। केस 4 में क्या है? घर आपका खाली पड़ा है, घर आपका वैकेंट है। क्यों वैकेंट है? घर कहाँ पे है? पुणे में। घर क्यों वैकेंट है? क्योंकि आप, आपकी जॉब लग गई है। कहाँ लग गई है? जयपुर में। आप जयपुर में वर्क कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस पे क्या आएगा? नो टैक्स, नो टैक्स। समझ में आया कि अगर आप अपना घर छोड़ रहे हो एज अ पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो कोई टैक्स नहीं आएगा। अगर आपने घर फ्री में छोड़ रखा है, ना तो कोई जॉब लगी है, ना कुछ हुआ है, तो टैक्स आएगा। समझ में आया? केस 3 और 4 में क्या डिफरेंस है? केस 3 में क्या है? घर फालतू में पड़ा हुआ है,
कोई रीजन नहीं है घर छोड़ने का। यहाँ पे रीजन क्या है घर छोड़ने का? वो बेचारा एम्प्लॉयमेंट के लिए यूएस गया या कोई और शहर गया, इसलिए उसको घर छोड़ना पड़ा अपना। कौन सा घर? पुणे वाला घर। तो उस पे जेवी क्या आएगा? उस पे जेवी क्या आएगा? नील। इसे बोलते हैं अनऑक्यूपाइड हाउस। ठीक है, बेचारा नहीं रह पा रहा, क्यों? क्योंकि जॉब कहाँ लगी है? जयपुर में। समझ में आया कि नहीं आया केस डी? जेवी क्यों नहीं लाया? यहाँ भी घर वैकेंट पड़ा हुआ है, यहाँ भी वैकेंट पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो वैकेंट पड़ा हुआ है इसमें कोई रीजन नहीं है। बट यहाँ पे रीजन क्या है? बेचारा वो जॉब उसकी लग गई है कहाँ? जयपुर में, इसलिए चाहे जॉब करने के लिए जयपुर गया है, इसलिए घर उसका खाली पड़ा हुआ है। इस केस में जेबी क्या आएगा? नील आएगा। आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट आपको पता होना चाहिए क्या होता है टैक्स, किस किस पे टैक्स होता है, ये मैं आपको केस सिखा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? यस बोलो। फिर आपको एक केस और सिखाता हूँ, लास्ट वाला। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सिखाऊंगा, वरना आप एग्जाम में तो आने वाला है नहीं, फालतू दिमाग खराब कर रहा हूँ मैं अपना। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लॉजिक क्लियर, लॉजिक पकड़ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपको लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ा के मुझे ये केस। लॉजिक क्या है? पहले केस में कोई रीजन नहीं था, तो ये तो केस तो इजी थे, वो तो बहुत ही इजी केस समझा दिया है। केस सी और डी में क्या डिफिकल्ट हो रही है? केस सी में घर खाली था, उसको कोई रीजन नहीं था, इसलिए टैक्स लिया गया। यहाँ पे रीजन क्या है? बेचारा वो कहाँ गया रहने के लिए? जयपुर। क्यों? एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बंदा अगर जॉब के लिए कहीं बाहर जा रहा है घर छोड़ के, तो उस बेचारे से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब केस ई देखो। केस सी सिखाऊं? मैं पूरा लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा। उसके पास दो हाउस प्रॉपर्टी है अजय के पास। एक कहाँ पे? पुणे में। एक कहाँ पे? जयपुर में। दो हाउस हैं, एक हाउस कहाँ है? पुणे में। एक हाउस कहाँ है? जयपुर में। अब उस ही अब वो भी कहाँ रह रहा है? वो अभी रह रहा है जयपुर में। वो भी कहाँ रह रहा है? जयपुर में रह रहा है। उसके पास देखो, सुनो केस क्या है, केस फाइव क्या है? दो हाउस है। एक हाउस क्या है? एक हाउस कहाँ है? पुणे में है। एक हाउस कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, जयपुर में है। तो वो जयपुर में जॉब करता है, इसलिए कहाँ रह रहा है? वो जयपुर में रह रहा है। तो बताओ किस पे टैक्स आएगा? जयपुर पे आएगा कि पुणे वाले टैक्स आएगा? बताओ। दो हाउस है, एक हाउस पुणे है, पुणे में कोई नहीं रह रहा है, खाली पड़ा हुआ है। वो बंदा कहाँ रह रहा है? जयपुर में रह रहा है। क्यों? क्योंकि जॉब कहाँ है उसकी? जयपुर में है। तो मेरा पूछना है कि टैक्स किस पे आएगा? जयपुर पे आएगा कि पुणे पे आएगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। टैक्स जयपुर पे आएगा। जयपुर, जयपुर। अच्छा, कौन? दो लोग जयपुर वाले हैं, सना सिद्दीकी भी जयपुर। सलोनी? अरे भैया सोनी, तुमने क्या खा लिया आज? आज पता तुमने क्या खाया आज? सबके आंसर राइट रॉन्ग आ रहे हैं, सिर्फ सोनी के आंसर राइट आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सोनी पूरा 100% ध्यान मेरी आवाज पे लगा रही है। सब बेवकूफ है। अभी हमने क्या बोला था? जिस घर में आप खुद रह रहे हो उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा। बंदा कहाँ रह रहा है? जयपुर में रह रहा है ना। तो क्या बन जाएगा? ये सेल्फ ऑक्यूपाइड। पुणे घर क्या पड़ा हुआ? खाली पड़ा हुआ, वैकेंट है। तो ये खाली क्यों पड़ा हुआ है? इनकम टैक्स बोल रहा है इसको रेंट पे दो। अगर रेंट पे नहीं दोगे तो क्या मान लेंगे? डीम टू बी लेट आउट। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, सलोनी का आंसर राइट है। गुड जॉब, तुमको इनाम दिया जाएगा। अरे उस केस फोर में क्या था? जयपुर में उसका घर नहीं था, उसके पास सिर्फ एक घर था। वो कहाँ था? पुणे में था। केस फोर में सिर्फ घर का घर था पुणे में। वो जॉब के लिए कहाँ गया? जयपुर में गया। यहाँ पे क्या है? दोनों जगह घर है, पुणे में भी घर है और जयपुर में भी घर है, उसका खुद का घर है दोनों। तो जयपुर में वो अपने घर में चला गया रहने के लिए, पुणे का छोड़ दिया खाली उसने। क्यों छोड़ दिया खाली? क्योंकि वो जॉब के लिए कहाँ चला गया? जयपुर चला गया। तो उसको क्या करना चाहिए था? उसको ये करना चाहिए था, जो पुणे का जो खाली पड़ा था उसको किसी को रेंट पे देना चाहिए था। उसने किसी को रेंट पे दिया नहीं, खाली पड़ा हुआ था, तो इनकम टैक्स कर लिया। समझ में आया? इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है इसमें? आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का तभी मिलेगा बेनिफिट जब आप उस घर में रहोगे। अगर आप उस घर में नहीं रहोगे
तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपको 2 हाउस का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। याद है ना? 2 हाउस का तभी टैक्स बेनिफिट मिलेगा जब आप दोनों हाउस क्या होंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब खुद रहोगे उसमें तो ही मिलेगा, खुद नहीं रहोगे तो फिर नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा, टैक्स लगाया जाएगा आपके ऊपर। समझ में आया? झाले? ठीक है। तो जयपुर पे जेबी क्या आएगा, जयपुर पे जेबी क्या आएगा, नील। क्यों नील आएगा? क्योंकि जयपुर वाला घर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और पुणे वाला घर अनऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है। तो इस पे क्या आएगा, टैक्स आएगा। समझे? समझे अच्छे से? तो ये मैंने आपको सिखाया है, ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि मैंने आज आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 3-4 क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें जेबी निकालना हमें अच्छे से आ जाए, फिर क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, कल से सीखने वाले हैं हम लोग, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, कल से वो करने वाले हैं। तो प्लीज कल सब लोग बुक लेके बैठना। ठीक है, चलो देखो, बहुत लोग को आता भी है निकालना। ठीक है, आज हमारा टारगेट क्या रहेगा, आई नो टाइम कम बचा है, बस मैं चाहता हूं खत्म कर लो इसको आज। ये 6 हाउस दिए हैं, सबका हमें अलग अलग क्या निकालना है, जीएबी निकालना है। सबका हमें अलग अलग जीएबी निकालना है। ठीक है, सबका हमें अलग अलग जीएबी निकालना है। ठीक है, तो हाउस पहला देखो, हाउस फर्स्ट का ग्रॉस हाउस फर्स्ट का क्या दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है। चलो मैं लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपको ब्लर दिख रहा होगा। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ अच्छे से, फास्ट फास्ट। अब बहुत ही इजी है, आपको करने मजा आएगा। अरे हटो यार, तुम इतना सारा यार। सलोनी, आज तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है, तुमको आज इनाम मिलेगा, तुम्हें 1 रुपया पेटीएम मिलेगा। अपना पेटीएम नंबर सेंड कर दें व्हाट्सएप पे। हाँ, तुम्हें आज 1 रुपये का पेटीएम मिलेगा, 1 रुपीज। ये हाउस 1 है, ये हाउस 2 है, ये हाउस 3 है, ये हाउस 4 है, ये हाउस 5 है, और देन हाउस 6। ठीक है, सबको दिख रहा होगा। अब मैं लिखता हूँ जेबी, एक होल्ड करना। ठीक है, जेबी क्या होता है, सॉरी जेबी बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू हाउस प्राइस कितनी है, 120 रुपए। और फेयर रेंट कितना है, 105 रुपए। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, कुछ नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। फिर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है, 100 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है पीरियड, कितना पीरियड, 12 मंथ। फिर 130, 115, 100, 110 और 12। ये 2 हाउस का मैं निकालता हूँ, बाकी 3, 4, 5 आप लोग निकालोगे, और फिर क्लास खत्म करेंगे। 6 हम कल करेंगे। ठीक है, आज नहीं करेंगे। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। अब मैं आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, 2 का मैं निकालूंगा, तो हाउस फर्स्ट, हाउस सेकंड मैं निकालता हूँ। ठीक है, देखो कैसे निकलता है। अरे ब्लू पेन नहीं है क्या? म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दी है, 1,01,20 रुपए, सॉरी। हाँ, फेयर रेंट कितना दिया है, 105 रुपए। दोनों क्या लेना है, हायर, तो 105 क्या आ गया, हायर। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, कितना दिया है, नील, तो क्या आएगा, 105 ही आएगा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर देखो, एक्चुअल रेंट रिसीव कितना दिया है, 100 रुपए। हाँ, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 120 आएगा, सॉरी 120 आएगा, सॉरी सॉरी, 120। ठीक है, ठीक है, देखो, अरे वो पर मंथ नहीं दिया है, वो समझे पर मंथ निकाल दिया है सरफ सिद्दीकी ने। वो 120 पर साल का दिया है। ठीक है, 120, 105 क्या लेना है, हायर 120। स्टैंडर्ड दिया नहीं तो नील आएगा, तो कितना आएगा, 120 ही आएगा।
आपको एक्चुअल रिसीव कितना मिला, 100 रुपए। तो इन दोनों क्या लेंगे, हायर। कितना हायर आएगा, 120। ये मेरा क्या आ गया, GAB। सेकंड देखो कितना है, मुझसे वैल्यू 130, फेयर एंड कितना है 115। दोनों में क्या लेना, हायर। कितना हायर आएगा, 130। ऐसा कितना दिया है, ऐसा दिया 100 रुपए, तो क्या आएगा, दोनों का लोअर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर देखो एक्चुअल रेंट इसे कितना दिया है, 110 रुपए दिया है, इन दोनों क्या लेंगे, हायर, 110 रुपए। इजी है, ये जेबी आ गया दो हाउस का। ठीक है, वेरी गुड सना सिद्दीकी, गुड, एक नंबर। अब हाउस 3 हाउस 4 का आप लोग जेबी सेंड करोगे, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये 140 है, ये 135 है, 135, ये भी 135 है, ये भी 135 है, और 12 मंथ का निकालना है। हाउस 4 देखो 150, 155, 180, 175, ये भी 12 मंथ का निकालना है, एक साल का निकालना है, इनकम टैक्स कह रहा है। चलो 5 भी लिख देता हूं मैं फास्ट फास्ट। ए 160, 175, 165, 180, वन गलत हो गया, 160, 175, 165, 200। ये कितना है, 200। यहाँ भी कितना, 12 मंथ। बस 3, 4, 5 का आप लोग आंसर निकालो, ये लोग आप करोगे 3, 4, 5, सेंड करो मुझे आंसर। इससे कोई मतलब नहीं है अभी, हाँ 12 मंथ से कोई मतलब नहीं है। सरस दी आंसर आया 135 आया, इसका 135, 175 और 200। अच्छा 135, 135, 135, 135, 150, 55, 180, 155, 175। ठीक है, सना खान का पहला आंसर आया 135। ओके, ये लो, स्किन ब्लर है पूरा यार, सबको दिख रहा, तुमको नहीं दिखा। शिंदे का आंसर है 135 सी हाउस का, कोई बात नहीं, गुड। बेचारी सलोनी सबसे पहले देती है आंसर, उसका स्किन ब्लर हो गया। सना खान 155 आया है, हाउस नंबर 4 का 155 आया, 4 का। डी वाली, डी मतलब है हाउस 4। 150, 155, 180, 175। आई नो स्किन ब्लर होगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं रखता हूँ बुक, अगर बुक में अगर आपको दिख जाए तो ठीक है। देखो अगर बुक से आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, ऊपर क्या दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू, फिर दिया है फेयर रेंट, फिर दिया है स्टैंडर्ड रेंट, फिर दिया है एक्चुअल रेंट रिसीवल। प्लीज मुझे कोई व्हाट्सअप मत करो, मैं देख नहीं पाऊंगा, ये काम चल रहा है मेरा अभी। 160 दिया हुआ है फिफ्थ हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट दिया फिफ्थ हाउस का 175, फिर स्टैंडर्ड रेंट दिया 165, फिर 200 दिया एक्चुअल रेंट रिसीव। ABCD, अभी ई तो पढ़ रहा था, ई में लिखा है म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 160, फेयर रेंट दिया है 175, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 165, एक्चुअल रेंट रिसीव दिया 200। ओके सर, हाँ सारे आंसर राइट आ गए, वेरी गुड। शिंदे का डी का 21, 25, गुड। अच्छा, वो सना सिद्धि कह रही है सर आपके पेज से बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। ओके ठीक है, तो क्या करूं मैं, इसको रखूं या अपना पेज दिखाऊं। सुनील मेहंदी 200 रुपये, 200 आंसर आया ई का। ओके गुड, ओके ओके। ये 160 है, ये 175 है, ये 165 है, ये 200 है। ठीक है, शिंदे का आंसर आ गया 2 ई का 200, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया। अब मैं आंसर निकालता हूं, देखो हाउस थर्ड का आंसर आएगा
जेबी कितना आएगा 135, जिनके आंसर 135 और राइट है। हाउस 4 का आंसर आएगा 175, हाउस 5 का आंसर आएगा 200। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं हाउस 3 कर देता हूँ, बहुत लोग को डाउट आ रहा 3 में, क्योंकि सब अमाउंट सेम है सबके। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ। देखो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दी है 140, फेयर कितना दिया है 135, दोनों क्या लेंगे हायर, कितना आएगा 140। उसके बाद स्टैंडर्ड कितना दिया है 135, दोनों क्या लेंगे लोअर लेंगे 135। अब एक्चुअल रेंट कितना दिया है 135, अब ना तो हायर होगा ना तो लोअर होगा। इसका मतलब जो रेंट निकाला इनकम टैक्स ने वो भी सेम है, जो रेंट मेरा मिला है वो भी सेम है, तो वही तो आंसर आएगा सेम। यहाँ पे हायर लग नहीं पाएगा ना, तो दोनों मैच कर रहे हैं, इसलिए वही आ जाएगा अमाउंट 135। तो ये मेरा जेबी आ गया थर्ड का। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यही खत्म करते हैं। आपको समझ में अच्छे से आ गया? कल से सब लोग बुक लेके आना। अब मैंने आपको सब सिखा दिया है, बस दो चीज रह गई हैं। एक रह गया है अनरियलाइज रेंट, एक रह गया वैकेंसी। ठीक है, वो हम कल 15 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपकी बुक में आ जाएंगे, और कल जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल लास्ट डे है, तो कल सब खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर। ये कल लास्ट चैप्टर होगा हमारे क्लास का। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।